बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। वतन अज़ीज़ आज कहाँ खड़ा है, किस तरफ जा रहा है, मैं तो सोच सोच के परेशान होता हूँ और हलकान होता हूँ। पीर व मुर्शिद अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह, वो तो खैर किसी और ट्रांस में थे कि खिर्द की गुत्थियाँ सुलझा चुका मैं, मेरे मौला मुझे साहिब जनू कर। वो तो खैर अक्ल दानिश से चूँकि बहुत ऊपर चले गए थे, तो वो ज़ाहिर है कि दुआ ही मांगते थे कि अल्लाह साहिब जनू कर। लेकिन यकीन जाने कि बिल्कुल दम घुटता है जब बंदा पाकिस्तान के बारे में सोचता है कि हमने किस चाबक दस्ती से और किस तनदही से वतन अज़ीज़ को किस मकाम पे पहुँचा दिया है। बात सिर्फ इक़्तिदार की लालच की थी, बात सिर्फ ताकत अपने पास रखने की थी, बात एक्सटेंशंस की थी, बात अपनी ज़ात को महफूज बनाने की थी। ये सिर्फ फ़ौज तक मैं नहीं कह रहा हूँ, सियासतदान भी इसमें दामे दुर्मे सोने उसी तरीके से मुलव्वस है। क्योंकि अगर इक़्तिदार की लालच से बालातर होके एक दफ़ा खम ठोक के आ जाते और परवाह ना करते कि हमें इक़्तिदार नहीं चाहिए, तो शायद ये जो तनज़्ज़ुली का और ये जो क्योस का, ये जो आपस में धींगा मुश्ती का जो पाकिस्तान के तितर बितर होने का अमल कभी का रुक चुका होता। क्योंकि पाकिस्तान एक बड़ी वाइब्रेंट सोसाइटी थी और जिसको जब भी 2, 3, 4 साल ही मिले हैं, ये मुल्क जो है एक तीर की तरह आसमान की तरफ इसने सफ़र शुरू कर दिया है। लेकिन बहरहाल ये काम ना ख़त्म होने वाला लामतनाही है। अभी तो हमने ये सोच रहे हैं कि आया जनरल बाजवा साहब अपने लिए तीसरी टर्म जो है वो पसंद फरमाते हैं या नहीं पसंद फरमाते, और फिर उनका इदारा जो है वो इस बात को पसंद फरमाता है या नहीं फरमाता, क्योंकि इसके मुताबिक पाकिस्तान तरतीब देना है। और अगर वो भी नहीं पसंद फरमाते तो किसकी पसंद का बंदा आएगा और वो क्या करेगा, उसकी काबिलियत क्या होगी, उसकी अहलियत क्या होगी। आया वो किसी सियासी हुकूमत को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए आएगा या किसी सियासी हुकूमत को उखाड़ पे चाड़ के लिए आएगा। लेकिन वो कहते हैं ना, है रस्म सुखन जारी और चक्की की मुशक्क़त भी। तो ये बारह पाकिस्तान के अंदर भी ये एक यकतरफा तमाशा जो है वो एक लगा हुआ है और हम उसे सफ़र कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान साहब की अभी एक तकरीर कोई 1 घंटा पहले मैं सुन रहा था, पेशावर से खिताब फरमा रहे थे। अब मुझे बताएं कि किसी वज़ीर-ए-आज़म के शान इतनी आमियाना गुफ्तगू होती है, लेकिन खुदा गवाह है कि संजीदगी से सर धुनने वाले लोग वो मौजूद हैं, जो उनकी रोज़ाना की बात जो कि उनको अजबर हो चुकी है, नारो हो या गरीब को मकान देना हो या मजदूर के लिए रियासत मदीना बनानी हो, कुफर का निज़ाम चल सकता है, जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता है, NRO बड़े लोगों को मिल जाता है, गरीब को नहीं मिलता। ऐसे लगता है मुतालबात कर रहे हैं, ये मुतालबात वाली है। लेकिन अमलन पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल क्या है, एस्टेब्लिशमेंट का तकल्लुफ भी छोड़ दें बरतरफ, फौज नक्को नक है। और वो उनको पहले 2, 3, 4 महीने में समझ आ गई थी कि शौक के गुलबोसी में कांटों पे जुबान रख दी। एक ऐसी दलदल है कि जिसमें ये धंसते ही धंसते जा रहे हैं, लेकिन चॉइस नहीं इनके पास छोड़ी इमरान खान साहब को। इस बात में मैं इमरान खान साहब को हमेशा सलूट पेश करता हूँ। जिस महारत से उसने फौज को ख़राब किया है और फौज को पाकिस्तान के अंदर बदनाम किया है और उनको कॉर्नर किया है, उनके लिए गुंजाइश नहीं छोड़ी। यकीन जानो कि मेरा क्योंकि किसी से रब्ता नहीं है, मैं तो अपने सिर्फ दिमाग और जो सामने मालूमात अखबार में आती है उससे, और कुछ लोग मिलने आ जाते हैं तो कुछ उखस करता हूँ। हकीकत यह है कि नवाज शरीफ छोड़ें, वो तो जरदारी को भी आज उस पर भी आफरीन भेज रहे होंगे कि यार वो दौर भी अच्छा था, जिसको हम अपने पाकिस्तान के अंदर उसको बड़ा वस्त दौर समझते हैं। ये वो दौर है। जैसे वो रोज़ाना NRO कहते हैं, मैं भी रोज़ाना एक ही बात करूँगा कि इस हुकूमत के जितने स्कैंडल्स हैं, अभी मेरे पास एक बहुत अहम आदमी तहरीक इंसाफ के, मैं उठ के गए 2-3 घंटे में बैठे रहे। मैंने शिकायत की कि जी पंजाब के अंदर जो चोर बाजारी रिश्वत हराम खोरी का बाजार गर्म है और जिस हाई लेवल पे गर्म है, यकीन आने के वो बिल्कुल रूहान सा हो गया।
वो कहते हैं कि इस दिन के लिए तो हम 20-25 साल इसमें एक्टिव नहीं थे। मरकज़ में देखे तो मरकज़ में शायद खाकान अब्बासी साहब रोज़ाना गवाही डाल रहे हैं, रोज़ाना स्कैंडल आ रहे हैं। रावलपिंडी रिंग रोड का हम 2-3 दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं। कौन कौन सा स्कैंडल है जो हुकूमत का नहीं है। लाहौर के अंदर मैं शर्तिया कहता हूँ कि रावी रिवर फ्रंट और वाल्टन एयरपोर्ट का जो स्कैंडल है, इसके ऊपर तो इनको फांसी लगेगी। वो दरमियान में हमारे वो चेयरमैन नैब, एक हिम्मत चाहिए जो बात कहते हैं। आज फिर ख्वाब खरगोश से जाग पड़े कि जी आटा हो, चीनी हो, उनको ये पता नहीं है क्या है। इस पे सब पे नैब काम करी है। रावलपिंडी रिंग रोड हो, नहीं जनाब, आप इसी तरह पढ़ रहे हैं। जावेद चौधरी को 3 इंटरव्यूज दिए थे ना, सिर्फ एक वीडियो आई थी, हिले नहीं। और उसके बाद आप देखें कि वीडियोस की सीरीज क्या आती है आपकी रंगीन मिजाजी। बाकी मुबैना तौर पे जब आप कोयटा में थे वहां से लेके आज तक आपके करतूत, यही जब इफ्तिखार चौधरी साहब के ऊपर आप प्रोटेस्ट कर रहे थे तो जिस तरीके से आपने एक्टिंग चीफ जस्टिस का ओहदा संभाल के इफ्तिखार चौधरी को फारिग करने की कोशिश की थी, और उसके बाद जिस तरीके से आपने फिर बतले हुर्रियत बन के नौकरी कर ली, आप जज भी थे और नौकरी भी कर रहे थे। ये अजूबा भी सिर्फ इसी चेयरमैन नैब की तरफ से है। फिर आपको बनवाया किसने है? आपको बनवाया रियाज मलिक साहब ने है। आप बताएं कि जो बंदा जो है किसी इस तरीके से आया हुआ हो और फिर जिस पे सारी पाकिस्तान का कॉन्सेंसस हो, फौज का भी, तहरीक इंसाफ का भी, मुस्लिम नून का भी, पीपल्स पार्टी का भी, अपने हाथों से बनाएं, इससे बेबसी देख ले पाकिस्तान के सियासतदानों की। तो आज फरमा रहे हैं जी कि रिंग रोड का भी होगा तयन और हिसाब किताब होगा। बहरहाल ना रिंग रोड का होगा ना किसी और का होगा, क्योंकि आप अब जो आपके 2-4-6 महीने रह गए हैं, आप जो काम कर रहे हैं इसी काम में आप कमाल हासिल करें। क्योंकि अब आपने मुस्लिम नून के लीडर्स के खिलाफ जो अलम जहाद बुलंद किए हुए है, मेरा ख्याल है इसमें शायद ये आसूदी और एक दुनियावी फ़ायदे शायद थोड़े से और मिल जाए, इसे यकसूर है। बाकी पाकिस्तान की सियासत जो मेरा आज शायद असल मौजू होना चाहिए था, उसमें जहांगीर तरीन साहब का आज अहम एक बयान आया है जिसमें उन्होंने खदोखाल वाज़े कर दिए हैं अपनी सियासत के। बज़ाहिर तो उन्होंने ये कहा है जी कि हम तहरीक इंसाफ के साथ हैं, उसके अंदर हैं, ना हमने कभी पहले छोड़ी थी, ना अब छोड़िए ना फिर छोड़ेंगे। ये है कहने की बातें। इसको कहते हैं आराइश व ज़ेबाइश, इसको कहते हैं ज़रा बातों को ज़रा खूबसूरत अंदाज से, मलफूफ अंदाज से पेश करना। असल सूरत हाल जो है उन्होंने उसके दरमियान में लपेट के बता दिया कि हमारा अपना ग्रुप होगा, जो कि चूँकि हमारे खिलाफ बुज़दार साहब की इंतकामी कार्रवाइयाँ अरूज पे हैं, इसलिए हम असम्बली में अलहदा बैठेंगे। असम्बली में पहले भी तहरीक इंसाफ का ग्रुप है जो तहरीक इंसाफ के अंदर बैठा है, और ये 15-16-17 बंदों का है। ये मलक मुज़फ़्फ़र अब्बास छीना साहब की ज़ेर क़यादत ये 2.5 साल से तहरीक इंसाफ बनने के 3-4 महीने बाद इन्होंने अपने आप को अलहदा करके और अपनी सियासत कर रहे हैं। चुनाचे पहला तो आप ये नुक्ता देख लें कि ये कितनी एक हौलनाक, खौफनाक, मिज़ाहिया बात भी है साथ साथ कि इस मुल्क के अंदर एक ऐसी हुकूमत है जिसके पास ना नेशनल असम्बली में अक्सरियत है, ना सूबाई असम्बली पंजाब के अंदर अक्सरियत है। कर लें, अब बता दें, और इससे अंदाज़ा लगा जाए कि हमारी फ़ौज जो है वो कितनी बेबस है। ये वाक़यात उसके लिए एक तरन वाले होते थे, वो झपट के पड़ते होते थे ऐसी सूरत हाल से, बल्कि वो तो एक मजबूत तरीन हुकूमत को, जिसमें नवाज शरीफ साहब 97 वाली 2/3 अक्सरियत हुकूमत को हिला के रख देते थे, वो तो उसे खिलाफ माशरा लगा रहे थे। मुशर्रफ साहब ने बाद में आपने देखा था वो कैसे चीज़ें अनफोल्ड हुई और कैसे सामने आई और किस तरीके से वो तैयारियाँ कर रहे थे। तो इन हालात में जो मैंने कल भी कहा था कि मुझे एस्टेब्लिशमेंट तरस आता है, खुदा को मुझे तरस आता है कि इनकी बेबसी पे कि इतनी ताकतवर फौज जिनके ऊपर अल्लाह मियाँ के अलावा कुछ भी नहीं है, आईन उनके नज़दीक पुर्जे का टुकड़ा, उसकी बेहुरमती इनके नज़दीक कोई इशू नहीं है। जजेस ऐसे हैं कि एक एक वाक़या आपको सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का बता दूँ, जिनको उन्होंने एक लेटर भेजा तो जज साहबान का क्या रवैया था, तारीख भरी पड़ी है, ये हम देख चुके हैं। ये जुनेजो साहब को जब बहाली का मौका था 88 में,
तो असलम बेग साहब की किसने कहा कि पैगाम भिजवाएगा सुप्रीम कोर्ट को, बहाल नहीं करना? तो उन्होंने क्या कहा? तो उन्होंने कहा जी आदाब अर्ज़ है आमना व सदकना। तो ये सूरत हाल जो है हमारे सुप्रीम कोर्ट की है। तो एक बंदा जो है जो इतना ताकतवर हो कि जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट भी हो, आइन भी हो, असेंबली भी हो, और सियासतदान तो जूते चाटने के लिए हर वक्त तैयार हैं, वो इसमें कमाल समझते हैं। समझते हमारा आर्ट ये है कि हम फौज के साथ जाके मिलते हैं और उनके साथ उनको अपने हक में कर लेते हैं। ये एक आर्ट है, इसको ये फखरिया तौर पे बयान किया जाता है कि फ़लाँ पार्टी का फ़लाँ सियासतदान इस आर्ट में उजगता है कि फ़ौज के साथ जो है बना के रखता है। फ़ौज किसी से बना के नहीं रखती। पहले दिन से कहा था कि फ़ौज ने इमरान खान साहब नहीं बना के रखी हुई, लेकिन आफरीन है इमरान खान साहब को। और नवाज शरीफ साहब और बाकी पार्टियां वालों, आप सबक सीखो कि किस तरीके से एक्सटेंशन दी है और किस तरीके से एक्सटेंशन को कंट्रोवर्शियल बनाया है। इमरान के अलावा मुझको बना के दिखा देता। जो ज़ुबान इस्तेमाल कर चुके हैं आज से 5, 7, 8 साल पहले फौज के खिलाफ, आज तक उसकी मिलती जुलती कोई ज़बान इस्तेमाल करते, उन्हें डंके की चोट पे किया है और अपनी शराइत के साथ फौज के साथ काम किया है। और उन जगहों पे काम किया, पहले ये नहीं किया कि ऐसे फौज की शराइत पे काम करती है, फंसा के किया है। चाहे जनूबी पंजाब वाली पार्टी को तहरीक इंसाफ के पट्टे पहनाना था, चाहे सेनेट के इलेक्शन के चेयरमैन बनाना था, 2018 की बात कर रहा हूँ। फिर इलेक्शन जीतने के बाद पीपल्स पार्टी को बहर करना था, जिसके साथ वो मिल के सारे चोर इकट्ठे होके नवाज शरीफ साहब के खिलाफ मूवमेंट चला रहे थे। 2016 में सारे चोर, सारे बदनाम ज़माना लोग जो थे इकट्ठे होके सारे एस्टेब्लिशमेंट के टाउट बन के नवाज शरीफ साहब की हुकूमत के तख्त उलट रहे थे। सारे इकट्ठे थे। मार्च में जरदारी, कादरी, इमरान भाई भाई जलसा किया 2018 में। और फिर 2018 के इलेक्शन के बाद ये इमरान खान साहब को मैं दाद देता हूँ, और वो हकीकत यह है कि दाद और तहसीन के काबिल हैं कि उन्होंने किस तरीके से पीपल्स पार्टी को बाहर रखा, सिंध तक महदूद रखा, और आराम से कोई परवाह नहीं है कि नीचे से चौधरी परवेज़ इलाही साहब उनको तड़ी लगा दे, उनको बुरा भला कह दे, पंजाब के अंदर उनकी अक्सरियत टूट जाए। हुकूमत नहीं टूट सकती। ये है पाकिस्तान की सियासत, हमें आंखें खोल देनी चाहिए। तो जहांगीर तरीन साहब चूँकि ज़ीरक आदमी है, मैं उनका बड़ा मुतरफ़ हूँ उनकी दिमाग का, सियासत का, तो वो भी बड़े तरीके से खेल रहे हैं। यानी कि वो अब बजट के ऊपर भी एक दफ़ा ज़रूर देखेंगे कि भाव तौल आए। अगर उनके पास इतने मेंबर्स हो गए 15, 16, 18 जो कि हो जाने हैं, तो फिर बजट पास नहीं होता, और बजट पास जब ना हो तो हुकूमत टूट जाती है। आया हुकूमत का जाना ऐसा बनेगा। ये सारी चीज़ें जहांगीर तरीन साहब के पास अब आ गई हैं। अगले महीने की एक सियासत, या महीने भी नहीं, अगले 3-4 हफ्ते की सियासत, उसका दारो मदार जहांगीर तरीन साहब पे है। लेकिन जहांगीर तरीन साहब को भी 2-3 चीज़ें चाहिए। आया वो वक्ती तौर पे किसी लॉलीपॉप के अंदर फंस जाते हैं, आया वो बुज़दिली का मुजाहरा करते हैं क्योंकि उन्होंने हमेशा से अल्लाह के फजल करम से जुरत का फुकदान रहा है, वो जुरत वाली उनका जो खाना खाली है, तो आया उसकी जो बुज़दिली है। और फिर अपना चूँकि वो एक कारोबारी आदमी है, तो कारोबारी आदमी की जो लिमिटेशन है वो सियासत पे हावी आती हैं। तो फिर तो वो जहांगीर तरीन साहब वही करेंगे जो पुरानी तनख्वाह पे के जूते भी खाते रहेंगे और गंडे भी खाते रहेंगे और नौकरी भी करते रहेंगे। लेकिन अमलन बावजूद है कि शाह अहमद कुरैशी साहब बड़े ज़ीरक आदमी हैं कि जिन लोगों ने बाप दादा ने वो अंग्रेज़ों की ग़ुलामी की हुई है, या जिन लोगों ने ये साउथ पंजाब से और या साउथ के लोगों में से जिन लोगों ने इस तरह के लोगों को ग़ुलाम बनाने के निज़ाम राइज किए हुए खुद बड़े बुज़दिल होते हैं, तो वो होते ज़ीरक हैं। उन्होंने यह फरमा दिया इनडायरेक्टली कि ये लोग जो है इतना दरमियान में ना रहे, या पार्टी छोड़ दें या इधर आ जाएं। और बेशुमार चीज़ों ने और भी कही कि इनके बगैर भी हम काम कर सकते हैं, सब कुछ है। तो आज उन्होंने बड़ी भड़कें लगाई हैं शाह अहमद कुरैशी साहब ने भी जहांगीर तरीन साहब के ख़िलाफ़। लेकिन फ़ैसला जहांगीर तरीन साहब के हाथ में है कि आया इमरान खान साहब की हुकूमत जो है वो जून के महीने से आगे जाती है नहीं। शेख रशीद साहब ने फरमाया है कि वो बजट में वोट दे देंगे, और देंगे तो किन शराइत पे देंगे। आया 10 बस्ता होकर देंगे, कुछ अपने लिए मनवाएंगे, कुछ अपने कारोबार को बचाएंगे। मैं कोई इतना तकिया जहांगीर तरीन साहब पे नहीं करता हूँ कि मैं उनको कभी भी बतले हुर्रियत नहीं समझता हूँ। हमेशा समझता हूँ कि इंतहाई ज़हीन फ़तीन और सियासी तौर पे बड़े ज़ीरक आदमी हैं। अल्लाह ने उनको बेपनाह सलाहियतें दी हैं और बड़ा
जेनरस किस्म का जो फ़राख दिली वाली चीज़ें दी हैं, लेकिन इस मामले में कि वो बतले हुर्रियत बनेंगे, उनका रिकॉर्ड जो है वो ना कभी अच्छा था ना होना चाहिए था। सब कुछ इस पे है, लेकिन असल गेम शुरू होनी है जब बजट हो जाएगा। उसके बाद मौलाना फजल रहमान और नवाज शरीफ साहब जो है आया वो खम ठोक के आते हैं, कोई लाहिमल बनाते हैं, या इसी तरीके से जो बैक द सीन जोड़ तोड़ हो रहा है उसी में से कोई अपनी दुनिया ढूंढते हैं। ये आने वाला वक्त बताएगा। वमा अलैना इल्ला अल बलाग।